रेडियो सिटी पॉडकास्ट OTT and chill करण के साथ। Hi guys, welcome to my podcast. This is OTT and Chill with me, RJ Karan, जहाँ पर OTT की दुनिया में जो वेब सीरीज, मूवीज डायरेक्टली OTT पर आते हैं, we talk about this in my podcast. और आप अपने suggestions, feedback मेरे Instagram ID @RJKaran7 और रेडियो सिटी इंडिया पर देते रहते हैं. And that is the reason मैं सारे जब मैसेजेस पढ़ता हूँ, I get so happy. वन ऑफ द फीडबैक सजेशन आया था सुशील से फ्रॉम देहरादून. उन्होंने लिखा था कि सोनी लिव पर एक नया शो स्ट्रीम हो रहा है विच इज कॉल्ड द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन. उनकी कास्ट को अगर आप अपने पॉडकास्ट पे बुला पाए तो इट विल बी वंडरफुल टू हियर अबाउट द शो, अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द एंटायर जर्नी. तो मैंने बोला ऑफ कोर्स यार, थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स है तो मैंने सोचा अपने पॉडकास्ट में, अपने स्टूडियो में इन्वाइट कर दूं मैं अमित सयाल एंड साहिल वेद को. थैंक यू सो मच गाइज मेरा इनवाइट एक्सेप्ट करने के लिए, मेरे स्टूडियो, मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए. द हंट द राजीव गांधी असैसिनेशन सोनी लिव पर ये स्ट्रीम हो रहा है. बिफोर वी टॉक अबाउट यू एंड द शो, जब बचपन में मैं हॉलीवुड की पिक्चरें देखता था, बहुत सारी रियल स्टोरीज, डॉक्यू ड्रामाज ये सब देखता था, मैं सोचता था यार हमारे इधर ये क्यों नहीं बनता. एंड आई एम सो ग्लैड कि ये OTT आया है तो ये नई रियल स्टोरीज, बिहाइंड द सीन क्या हुआ था, एंड काइंड ऑफ डॉक्यू सीरीज वाला फॉर्मेट की कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करके पूरी जो रियल घटना हिस्ट्री में हुई है उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए. और मैंने अपने रिव्यू में भी यही बोला है, द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन शो जो सोनी लिव पर आ गया है उसके बारे में, कि जो बचपन में मैंने टेक्स्ट में पढ़ा था वो कहीं ना कहीं रियल में ट्रांसलेट हुआ और बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता चली है. सो थैंक यू टू द मेकर्स ऑफ सोनी लिव एंड अमित भाई एंड साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. बहुत ही अच्छा काम किया है एज CBI ऑफिसर्स. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आप दोनों. सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ यू ब्रो. कितने साल के थे जब ये हुआ था? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू रेड अबाउट दिस असैसिनेशन, और सब कुछ बताइए, क्या कर रहे थे तब भैया? पढ़ा तो नहीं, मैंने सुना था. मैं 6-7 साल का था और मैं तमिलनाडु में ही रहता था क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ. तो धुंधला याद है. 6-7 साल की उम्र, उस टाइम पे जो जितना होश होता था उतना याद है. पर इतना याद है कि आसपास के लोग इसी केस के बारे में बात करते थे. अच्छा. 1-2 हफ्ता इसी केस के बारे में बात होती रहती थी. अपने मन में बातें बनाते थे कि अच्छा. माला में बॉम्ब होगा या यहाँ, वही जो रूमर्स होते हैं. कुछ घटना घटती है और लोग अपनी मन गढ़ंत कहानियां गढ़ने लग जाती हैं. वो अब समझ में आता है क्योंकि अब इस चीज को हमने बहुत डिटेल में जिया है, पढ़ा है. अब समझ में आता है कि लोग कुछ भी बोलते हैं. लोगों का जो मन में आता है वो कहानी बना लेते हैं. सच पता ही नहीं है. सच पता ही नहीं. हमें भी नहीं पता था बिफोर द, आई विल बी ऑनेस्ट, इस शो से पहले इतनी डिटेल में तो खैर नहीं पता था. ट्रू. अमित भाई आप क्या कर रहे थे तभी, क्या पढ़ा था भाई? मैं तो था कुछ 16 साल का और काफ़ी समझ आ जाती तब तक जिंदगी के बारे में. और तो मैं था, आई थिंक ऑलमोस्ट व्हेन यू वर योर एज एट राजीव गांधी असैसिनेशन. मैं इंदिरा गांधी का भी सुना था. तो फिर वो सब राइट्स ये सब मेरे सामने हुआ है. और फिर राजीव गांधी का हुआ. तो वो जब मैं लाइन भी बोलता हूँ ना शो में, तो वो फील हुआ था मुझे यार उस टाइम पे. आपने जब बोला मेरे को भी रियलाइज हुआ यार, मतलब उस टाइम पे जब असैसिनेशन हुआ था, जब मैं 16 साल का, तो फील हुआ था मुझे. बिकॉज राजीव गांधी वाज अ हार्ट थ्रॉब PM, गुड लुकिंग गाय, लिबरलाइजेशन लाए इंडिया में. वो बहुत सारी अच्छी चीजें करी उन्होंने. आई थिंक शॉक. और क्या होगा यार, मुझे तो सब चारों तरफ यही लगा था कि यार ये हुआ क्या है, यही बातें होती रहती. ऑब्वियसली जैसे साहिल ने कहा कि पीपल लाइक टू प्ले डिटेक्टिव, कि मैं ही क्रैक कर देता हूँ ये केस. तो वो सब बातें तो चलती रहती हैं. किसी भी कोई भी इंसिडेंट होगा तो ये सब बातें चलेंगी. हाँ, तो बट आई थिंक मोस्टली यही था. पीपल वर शॉक्ड एंड दैट शॉक वेंट ऑन फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज. आपको जब ये शो ऑफर हुआ, नागेश जी और एनीबॉडी अपलॉज से जब आए आपके सामने, आपको क्या लगा कौन से ऑफिसर का रोल दे रहे हैं? क्योंकि आपने इतना ऑफिसर डिफरेंट ग्रेड के कर लिए हैं. CM बनते बन चुके हैं CM. तो कौन सा जेल भी जाते हैं. तो कौन सा अलग ग्रेड आपके दिमाग में था कि अच्छा मेरा रोल कौन सा हो सकता है इसमें? नहीं, एक्चुअली हुआ है ऐसा कि समीर नायर ने, जो हेडिंग अपलॉज, तो मैं उनसे मिल चुका था, उनके साथ काम भी उनके लिए भी कर चुका था पहले. तो ही रिकमेंडेड मी टू नागेश भाई.
एंड देन वी हैड अ ब्रीफ मीटिंग, अपना थोड़ा इनफॉर्मल सा मीटिंग, रेस्टोरेंट में मिले, बातें करें खूब सारी. आई थिंक ही जस्ट वांटेड टू चिट चैट विद मी कि देखें मतलब कि स्पेस क्या कहाँ है, इसका क्या स्पेस है, वेदर ही फिट्स इनटू द थिंग और नॉट. तो पूछते क्या आपसे, तब बात क्या कर रहे हैं, कुछ पहले हम लोग काफी जनरल बातें करी हम लोगों ने. अच्छा. यू नो जनरल बातें करी एंड ही एक्सप्लेन मी द everything about that we are looking at you for Karthikeyan and everything. And तो मन में तो लड्डू फूट रहे थे. मैं भाई तो बहुत सालों से इनके साथ काम करना चाहता हूँ. एंड व्हाट अ ग्रेट फिल्म मेकर, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी टेलर एंड व्हाट अ ग्रेट पर्सन यार. मैं बहुत सज्जन पुरुष हैं नागेश भाई, बहुत ही ज़्यादा. और तो इट वाज आई थिंक दैट इजी यार. मुझे तो मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया एकदम से सडनली. यू नो मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ कि मेरी लाइफ जो है ना कुछ मैजिक चल रहा है उसके अंदर. क्योंकि मैं भाई वैसा हूँ नहीं, मैं गो गेटर वेटर टाइप का ना कि मतलब घुस गए, सुपर एम्बिशियस हूँ मैं, बिल्कुल है ही नहीं. आलसी आदमी हूँ बेसिकली. ये आपने मेरे को महारानी के टाइम में बताया था. बहुत आलसी आदमी हूँ. काम नहीं होता तो कुछ नहीं करता हूँ मैं. अच्छा. पड़ा रहता हूँ. अभी बेटी है तो उसके साथ बड़े मजे आते हैं. बट मैं वो पढ़ू पढ़ गए बिस्तर पे. अच्छा. और कुछ देख लिया, कुछ पढ़ लिया इधर उधर से, यू नो. और ऐसा कोई डेडिकेटेड रीडर भी नहीं हो या डेडिकेटेड वॉचर भी नहीं हूँ. मेरे को लग रहा है वो वाले इंसान है जो कोविड में एक मीम बहुत वायरल हुआ था, सब लोग ये सीख रहे वो सीख रहे, मैं लाइक नहीं यार मैं ठीक हूँ. ठीक अपना ठीक. हाँ नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे. क्योंकि यार मुझे ना ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये थोड़ी गलतफहमी हो गई लोगों की. करते रहो कुछ, कोई जरूरत नहीं है. डॉक्टर ने नहीं बताया भाई, जब कुछ नहीं है तो आराम भी कर लो, सो आराम से यार, खाना वाना खाओ, बढ़िया से रहो, कोई अच्छी जगह घूमने चले जाओ, परिवार के साथ टाइम बिताओ. वो भी नहीं करना तो पड़े रहो बिस्तर पे. ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं है बदन को और दिमाग को. तो हाँ, तो मतलब प्रोसेस की जहाँ तक बात है सिलेक्शन की, तो ये इट वाज दैट इजी. ओके आपके लिए तो इजी था साहिल, बिकॉज तमिलनाडु में बॉर्न हुए हैं, तमिलियन एकदम फ्लुएंसी से बोलते हैं. भाई ये आदमी जो है, भाई मैं और ये ना बहुत सालों से जानते हैं दूसरे को. हम लोगों ने स्टेज में भी काम किया साथ में. और ये मुझे पता चला कि ये तमिल बोलता है शो में. और इसने ऐसी धड़ मैंने कहा अरे तो मुझे, क्योंकि ये मेहनती लड़का है बहुत, तो मुझे लगा सीख साख के आ गया ये. अच्छा. फिर पता चला कि ये बचपन से ही बोलता है. मेरे को एक्चुअली जब मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई नो यू आर अ पंजाबी बॉय, बट मुझे पता नहीं था कि आप तमिलनाडु में बॉर्न हुए. मैं यार कैरेक्टर के लिए इतना सीख रहा है और इतना जल्दी भाई, समझे, धड़ बोल रहा है. अरे फिर तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए था कि मैं तमिलनाडु से. लोग मुझे डेडिकेटेड समझ लेते हैं. नहीं मेरे लिए गूगल भी तो है ना मेरे. हाँ लेकिन तमिल में है लिखा हुआ यू बोर्न इन. हाँ वो तो सच बोलना चाहिए. गूगल से कोई नहीं बच सकता. सच बोलना चाहिए. झूठ बोल के किसी को कुछ, झूठ के पैर नहीं होते. लेकिन मेरे लिए इतना मतलब सहूलत नहीं थी. मेरे को तो स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया था और मुझे पता नहीं था मैं किस चीज के लिए स्क्रीन टेस्ट दे रहा हूँ. एक नॉर्मल सा इंटेरोगेशन का सीन था. नाम वाम सब बदले हुए थे ताकि किसी को पता ना लगे कि कौन क्या बना रहा है. वो हिंदी में था. मैं पूरे डेडिकेशन के साथ वो सीन करके आ गया. तो उसी दिन शाम को कृतार्थ, जिसने मुझे टेस्ट किया था, कास्टिंग डायरेक्टर, उसका फोन आया कि सर जी ये सीन ना दोबारा करना है. तो एक्टर का तो दिल बैठ जाता है. वो कहता है कि क्यों भाई क्या हुआ, नहीं पसंद आया? कह रहे नहीं पसंद तो बहुत आया, लेकिन ये सीन अपना तमिल में करना है, आप एक आध हफ्ते का वक्त ले लो, आप तैयारी कर लो. मैं कहा भाई अभी करेंगे. कह रहे नहीं तमिल में करना है, आप सुन नहीं रहे हो. मैं कहा अभी वक्त है या कल आऊं? कह रहे नहीं साहिल भाई तमिल. मैंने कहा मैं तमिल बोलता हूँ. तो उसको भी थोड़ी देर के लिए लगा कि ये वो फ्रेंड्स में जो ही नहीं था. हाँ कराता था कि हाँ मुझे आता है और घर आके सीखता रहता था. हाँ तो उसे लग रहा था कि एक्टर तो ऐसा बोल ही देते हैं कि हाँ कर लेंगे. तो मैंने उसको थोड़ा आश्वासन दिलाया. मैंने कहा देख एक बार देख ले, नहीं तुझे पसंद आएगा तो मैं 1.5 हफ्ता ले लूंगा ताकि सबको लगे कि काम करके आया है. आई वेंट बैक. मैंने वो सीन दोबारा किया तमिल में और उन्होंने उनकी डेडिकेशन देखो. उन्होंने एक तमिल लड़का बिठाया हुआ था जो मेरे साथ तमिल में. हाँ नहीं देयर वाज अनदर पर्सन हु दे हैड गॉट इन टू गिव मी क्यूज. तो उस लड़के ने कृतार्थ को बोला कि ये तो तमिल बहुत अच्छी बोल रहे हैं. तो कृतार्थ कहता है आप तमिल. मैंने कहा भाई मैं वहीं पला बड़ा हूँ.
मेरा बचपन वहीं बीता। मैं 11 साल का था जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, बल्कि मुझे हिंदी सीखनी पड़ी बाद में। तो घर पे क्या पंजाबी बोलते थे? डांट पंजाबी में पड़ती थी, अब तो माँ भी तमिल बोलती हैं। I just want to know how this combo works. साउथ इंडियन बोल रहे, तमिल बोल रहे और साथ में पंजाबी, मिक्सचर क्या होता होगा घर में? मेरे को यही लग रहा है। बहुत मजेदार मिक्सचर होता था, क्योंकि मैं जब बच्चा सा था तो मैं तो, और हम ऐसा शहर में नहीं पले बड़े, एक फार्म हाउस जैसा था। वैसी जगह अब फार्म हाउस कहलाती है, उस टाइम पे तो हमारे लिए घर ही था। हमको नहीं पता था कि अब फार्म हाउस एक लग्जरी बन गई है। दादाजी ने खुद अपने हाथ से घर बनाया था, जमीन थी, खेत वेत थे, और एक नदी थी, नदी के उस पार गांव था, और मैं वहीं भाग जाता था। तो give me one instance of your childhood where you remember पंजाबी और तमिल एक साथ बोल के आपको या डांट रहे, कैसे होता है वो? तो डायलॉग बोल के बताइए। पंजाबी में डांटते थे, स्विचिंग टू तमिल एंड तमिल से पंजाबी। तो मैं एक दिन गायब हो गया, मुझे ढूंढा जा रहा था कि ये कहाँ चला गया लड़का, बच्चा सा। वो तो नहीं गायब, वो तो नहीं, चिट्ठी तो नहीं लिख के गया? नहीं, मैं गायब हो गया। मैं कर चुका हूँ ये बचपन में। ओह, मैं जा रहा हूँ, अब कुछ बन के आऊंगा। 2 घंटे बाद भूख लगी, वापस आ गया। जलेबी, वही बोल रहा हूँ, ऐड आप पे तो नहीं बनी है ना? कौन सा ऐड है? जलेबी। बच्चा भाग जाता है, रेलवे स्टेशन पे मिलता है। नहीं, मैंने नहीं। कोई आता है, कहता है बेटा आज तो घर पे जलेबी बनी है। जलेबी, उठ के चल देता घर। तो मैं गायब हो गया, बड़े परेशान घर वाले कि कहाँ चला गया है। गांव में हर घर में घुस के बच्चे को दिखाया क्या, बच्चे को दिखाया क्या। फिर एक गोविंदा करके थे, जो नारियल के पेड़ों का एक झुरमुट था, उसके बीच में एक झोपड़ा था, वहां रहते थे। वो बेसिकली केयर टेकर थे, वहां के चेटियार थे उनके खेतों के। अब तो वहां कोई खेत बचा नहीं, सब घर बन गए। उनकी गोद में बैठकर मुझे उनका खाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं स्कूल से आता था, वहीं भाग जाता था। उनके बच्चे थे अरुल और सुधा, उनके साथ खेलता था, और उनकी गोद में बैठ के मैं खा रहा हूँ। मेरी मम्मी आई, उन्होंने जो माएँ आंखें दिखाती हैं वो आंखें दिखाई। हाँ, तो उसके बाद उन्होंने फिर पंजाबी में जो डांटा, कह रही है तू घर चल, मैं तेन दस नहीं आ, घर ते कुछ खांदा नहीं है तू, है एदी गोद च बैठ के तू सारा कुछ खाई जा रहा है। मैंने कहा ओह, आज तो गड़बड़ हो गई, और जाते जाते भी 2 निवाले खा के चला गया। मोर कोलम्ब बनी थी उनके घर पे उस टाइम। मोर कोलम्ब एक जो लोग जानते हैं, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मोर कोलम्ब तो मुझे आज भी कहीं मिल जाए तो मैं छोड़ता नहीं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आपके घर पे ब्रेकफास्ट में इडली ज्यादा बनती होगी, पराठे कम बनते हो? अक्सर नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी इडली और पराठा साथ में खाया जाता है। पराठा कभी कभी चटनी में डुबो के खाया जाता है, और इडली कभी कभी दाल में डाल दी जाती है, और होता है ये चीज। आपने भी तो सीखी थोड़ी थोड़ी तमिल, आपके है 3-4 डायलॉग? भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, मैं तो किस तरीके से बोल पाया हूँ मेरा भगवान ही जानता है मेरा। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए लोग ना, कि नहीं कर लेगा यार, कर लेगा। तो बीच बीच में कुछ चीजें जो है तमिल में थोड़ी छोटी मोटी जो है वो बोलनी पड़ रही थी, तो मैं बोल रहा था, और बहुत अच्छी बोल रहे थे। मैंने बोला भी सेट पे, मैंने कहा और मैं चल हाँ अरे तो भाई एक रात पहले कुछ 10 बज रहे थे रात के, सुबह शिफ्ट थी, आई थिंक हैदराबाद में था ना, हैदराबाद, और कुछ 3 पेज यार तमिल डायलॉग। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ये कैसे करूंगा मैं? सर ये तो करना पड़ेगा यार, ये। मैंने कहा अच्छा। तो अब रट रहा हूँ, रात भर बैठ के, नींद नहीं आ रही है, सुबह भी थकान हो रही है क्योंकि सो नहीं पाया हूँ। अब क्या, वो एक सीन लगाया, इन्होंने लगाया कोई सीन, फिर वो उसको रटा मैंने, तो कहना ये नहीं, ये वाला पहले करेंगे। फिर मैं अब ये रटूं तो वो भूल जाऊं, तो ये रटूं, मैं समझ ही नहीं आया क्या करना है। तो फिर किसी तरीके से मैनेज किया भाई वो दिन। मुझे लगा ये तो खत्म नहीं हो पाएगा शूट। किसने सिखाया आपको कि आप अपने आप सीख? नहीं, वहाँ पे अपना राजा था ना, राजा भी फिर था, इसको भी मैं भी आया था वैन में, इसको भी लाइंस ये करा रहे थे। हाँ, कभी कभी ये भी हो जाता था कि नहीं यार ऐसे नहीं, बस ये बोलना चाहिए ना। मैंने कहा दोनों आप डिसाइड कर लो यार क्या बोलना है। लेकिन अच्छी बोल रहे थे, इनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये नहीं बोल पा रहे। नहीं देख, चक्कर क्या होता है, व्हेन यू डोंट नो द लैंग्वेज, नो, सो आई एम अ वेरी, how do I say, an actor needs freedom to when they're performing, you know, freedom of thought, you know, freedom of self, कि मैं मतलब मैं कहीं अटकूं नहीं, भाषा में ना अटकूं कम से कम, you know, जैसे लाइंस में ना अटकूं। अब भाषा ही नहीं आती है, और आप प्ले कर रहे हो वो आदमी जो कि सिर्फ मोस्टली तमिल और इंग्लिश बोलता था,
ठीक है ना, फिर मैं तो पहले दिन अपनी नॉर्थ इंडियन हिंदी में बात करने लगा क्योंकि हिंदी शो बना रहे हैं, और नागेश भाई को कुछ उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं कानपुरिया स्टाइल नहीं बोल रहा था मैं जहाँ का हूँ, बट नॉर्मल जैसे नॉर्थ इंडियन कोई हिंदी बोलता हुआ। तो मुझे बड़ा अजीब लगा यार, मैं कहा ये तो गलत है यार, ये तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो ट्वांग होना चाहिए ना लैंग्वेज में। सही बात है। फिर मैं अब उसमें भी डर लगे कि मतलब कैरिकेचर ना हो, क्योंकि वो तो बहुत ही खराब हो जाता फिर मामला। तो कुछ किया, पता नहीं क्या सबकॉन्शियस में यार। आई थिंक एक्टर्स हम लोग ऑब्जर्व इतना करते रहते ना सबकॉन्शियसली चीज़ों को। तो 2-3 साउथ इंडियन दोस्त हैं मेरे, ठीक है ना, तमिलियन नहीं है, बट whenever they speak in हिंदी तो वो उनका एक सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्वांग आता है, यू नो। तो मैं कहा ज़्यादा भी नहीं करूँगा बिकॉज ही इज़ अ वेल डेकोरेटेड ऑफिसर, ही इज सर्व्ड एवरीवेयर ऑल अराउंड, यू नो। तो इतना उनका नहीं होगा हिंदी खराब, है ना। तो थोड़ा मैनेज किया, आई डोंट नो। नहीं अच्छा आई सॉ इट, बहुत अच्छा किया। मैंने तो साथ एपिसोड 2 दिन में भाई जैसे टाइम। तो बीच में एक आता है कुछ सीन जो कि वो फर्स्ट डे का शूट था, जिसमें प्रॉपर हिंदी बोल रहा हूँ। तो वो मैं बताऊंगा नहीं तुम्हें वापस देखना पड़ेगा क्योंकि वो निकल जाता है वो ना उसमें, बट मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा यार आप तो एक्टर तो आप पकड़ ही लेंगे। लेकिन यू नो व्हाट इज द वन थिंग जो लोग बोलते हैं ना, एक्टर्स जब बात करते हैं, ऑफ कोर्स कॉमेडी करना इज वेरी डिफिकल्ट, वो डिनाई नहीं करूंगा मैं, लेकिन थ्रिल एस्पेक्ट में मेरे को ऐसा लगता है इतनी डिफिकल्ट है एक्टिंग करना, बिकॉज यू नो कि इसके बाद ये होने वाला है, बट यू आर स्टिल प्रिटेंडिंग एंड वेटिंग कि क्या करेगा भाई। बट अपना काम ही सब प्रिटेंड है ना, मतलब ये तो मतलब हमें तो सारी स्क्रिप्ट पहले ही पता होती है ना। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ। बट फिर भी कॉमेडी में टाइमिंग है, ये है, वो सारे रिएक्शन आते हैं, बट थ्रिल में व्हेन यू नो सस्पेंस में कि अगला मूव ये होने वाला है और वेट करना, फिर एंटिसिपेट करना। एज एन एक्टर कभी ये सोचा कि ये सारी, मैंने कभी नहीं सोचा ये, वो आई थिंक वो आता ही नहीं है दिमाग में ना, वो आई थिंक मैटर ऑफ फैक्ट हो गया है वो, कि यू अप्रोच every line, even despite the fact that you probably must have spoken it about 10 times, in 10 takes, but वो प्रैक्टिस हो गई है बेसिकली कि वो हमेशा फ्रेश ही निकलनी चाहिए, यू नो। तो वही तो ट्रेनिंग है एक्टर की यार, और क्या है। सबसे ज्यादा जनरली मुश्किल होता है सरप्राइज प्ले करना, मतलब हैरान हो गए, हमें पता है क्या हुआ, लेकिन इस शो के साथ, द हंट के साथ क्या हुआ, ये इवेंट्स ही इतने अनयूजुअल और यूनिक थे कि हमें एक्चुअली हैरानी हो रही थी कि यार ये हुआ है, सच में हुआ है। तो इट वॉजंट वेरी डिफिकल्ट, जैसा बोल रहे हैं कि वो फिर वो फ्लो में चलता चला जाता। भाई जस्ट द फैक्ट कि हम लोग अभी टेक्नोलॉजी को इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कुछ नहीं था इन लोगों के पास, कुछ भी नहीं। सही बात, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कुछ नहीं। तो आई थिंक ये वही हुआ होगा। मैंने आई रिलेटेड इट दिस वे कि जब, बिकॉज हमारे मतलब मेरी उम्र तो स्पेशली, मैं तो कम्प्लीटली नॉन टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी में रह रहा हूँ, यू नो। तो 25-25, 30-40 नंबर याद होते थे, फ़ोन नंबर, सारे रास्ते रटे होते थे, है ना। अभी तो क्यों रटना है रास्ता जब गूगल मैप ऑन हो सकता है, यू नो। तो आपका दिमाग भी वैसे हो जाता है, फिर उतना ही शार्प होता है, आपके इंस्टिंक्ट्स बेटर होते हैं, यू नो। आप मुझे याद है मेरे नाना जी जो है ना दिल्ली में, वो उनको कुछ किसी बात की तो वो थी झेप कि अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और अगर रास्ता वो थोड़ा मिसप्लेस हो गया है, ठीक है ना, दिमाग में उनके, तो मैं बोलता था पूछ लेते ना, किसी से पूछेंगे नहीं। फिर वो ना, क्योंकि वो रेलवेज में थे, सिस्टम्स इंजीनियर थे और पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत शार्प इंसान थे, और वो हमेशा ऐसे बात करते थे कि नहीं पुत्र सीधे, ये हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट, ये कैसे पता चलेगा कहाँ है नॉर्थ ईस्ट? तो हम लोगों को इसी तरफ जाना है, तो ये रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर अगर हम थोड़ा सा भटक गए तो अभी वापस करेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस तरीके के होते थे लोग उस टाइम पे यार। तो आई थिंक मैं जब कर रहा था ना, मेरे नाना थे दिमाग में मेरे कहीं सबकॉन्शियस, कि बहुत शार्प आदमी थे भाई वो। तो ये लोग भी ऐसे ही होते होंगे ना, जब तुम किसी चीज का हेल्प ही नहीं ले रहे हो, सब कुछ इंस्टिंक्ट बेस्ड है, तो ऑब्वियसली। और बहुत कुछ ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव वर्क पे डिपेंड किया था, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, कितने लोगों से मिले होंगे, कितने लोगों से बात की होगी, कितने लोगों को कन्विंस किया होगा कि तुम इन्फॉर्मेशन दे दो, जानकारी दे दो, इन्फॉर्मर्स, क्योंकि बिना तो काम। और भाई एक तो इनकी ट्रेनिंग ना, हम लोग को मजाक लगता है
है ना, पुलिस की, आर्मी की, इन सब हमारे डिफेंस फोर्सेस की ट्रेनिंग है ना, बहुत खतरनाक, बहुत। वो मेरे एक मित्र हैं फैजल मलिक, तो उनके यहाँ कोई काम करता है तो उसने कर दी कुछ चोरी हुई 10-12 लाख रुपए की, और फैजल को नहीं पता है, और वो भी ऐसे एक्ट कर रहा है कि पता नहीं कहाँ चले गए सब पैसे और ये वो फलान ढिंग। तो फैजल ने फिर पुलिस बुलाई, तो पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने बात करी उससे, लड़के से, तो पुलिस वाले ने फिर फैजल से बात करी, उसने बोला मैं आधे घंटे के लिए इसको थाने लेके जा रहा हूँ, अच्छा, इसी ने ही किया है, देनू ये अभी कबूलेगा ये, तो उसके 2-4 रसीदे होंगे जाके थाने वाने में। तो फैजल बोला ना यार 10 साल से काम कर रहा है, मारना वारना मत और ये वो फलाना, तो आप बाहर रहिए, अब हमारा इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। भाई उसने 15 मिनट में सब बता दिया, कहाँ पे कहाँ थे, क्या नहीं था, कहाँ गया था, क्या हुआ था, सब बता दिया। वो बेसिकली उसने सारे पैसे उड़ा दिए उसमें, गेमिंग में। हमारे एक ऑफिसर थे, कमिश्नर थे, राकेश मारिया साहब, उनकी एक कहानी मेरे को किसी ने बताई, मैं बड़ा हैरान रह गया। एक कोई लेडी थी, वो रोज आती थी उनके ऑफिस के बाहर बैठती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड खो गया है। तो उन्होंने एक दिन बोला आइए बैठिए, चाय पियेंगी? कुछ 10 मिनट उनके साथ बात की, बहुत परेशान हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, मैं कितने दिन से चक्कर काट रही हूँ। उन्होंने ऐसे ही छूटते ही बोल दिया, तूने मार दिया ना उसको, मतलब। और वही हुआ था, बहुत एक इधर मलाड में कोई केस हुआ था। एंड मतलब आप सोच रहे हो उनकी वो क्या देख लेते हैं। हम बड़े स्मार्ट बनते हैं जब हमको चालान के लिए भी रोका जाता है, इसीलिए ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना चाहिए पुलिस के साथ। दे आर वेरी हाईली ट्रेन्ड, दे आर वेरी अगर आपने इंटेलिजेंट गलती करी है तो मान लो भाई, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, यू कांट इमेजिन। You know, last 2 things I want to talk about. आप पैसे की बात कर रहे हैं, then I want to end with you. ये ना विनीत का बहुत पॉपुलर इंटरव्यू हुआ था, पीछे सैड म्यूजिक भी चल रहा है, वेरी टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट की वो आई है, घर बना लिया, मैं ये कर रहा हूँ। आप जैसे अभी बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ मैजिक चल रहा है, कैसे देखते हैं आप ये सारा? बिकॉज अमित सियाल इतना अच्छा काम कर रहे हैं और सब जगह, मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 1-1.5 साल में आई हैव सीन यू इन मूवीज, वेब सीरीज, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपका काम चल रहा है। यू आर आल्सो सेइंग कुछ मैजिक चल रहा है। फाइनेंशियली कितना जबरदस्त हो गया आपके लिए? ये बोलते नहीं है, लेकिन इन्होंने मेहनत बहुत की है। वो तो है, डिनायल है ही नहीं। ये आलसी बोलते हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है। नहीं बड़ी बोल भी रहे ना, मैजिक चल रहा है। मैजिक चल रहा है भाई, मेहनत क्या, अभी काम मिल रहा है, काम कर रहा हूँ मैं, उसमें क्या मेहनत होती है? मैं भागा दौड़ी नहीं करी मैंने काम के लिए कभी भी, कि मैं इधर ऑफिस के चक्कर काट रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ उधर, कभी नहीं किया मैंने, कभी भी नहीं। बट खुद पे काम, जैसे जेठालाल जो है दिल्ली, पता नहीं क्या काम किया भाई, मुझे तो पता नहीं क्या काम। दिलीप जी का एक इंटरव्यू बोलते कि तारक मेहता आ गया, अभी मैं थोड़ा सेट हूँ मेरी लाइफ में। नाउ डू यू फील ऐसा कि फाइनेंशियल? भाई मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी सेट नहीं हो सकता। अच्छा, वो मेरे अंदर वो एक होता है ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग एक जगह पे, वो सेंस ही नहीं है। तो आज अगर मैं यहाँ हूँ तो यहाँ भी ठीक है, अगर मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो गाड़ी भी ठीक है, रिक्शा में बैठा हूँ रिक्शा भी ठीक है, रिक्शा नहीं पैदल चल रहा हूँ तो भी ठीक है। मेरे को वो है नहीं वो, और इन सब चीज़ों से मैं परेशान भी नहीं होता हूँ। मेरे पास कभी कभी बहुत पैसे हो जाते हैं, कभी कभी बैंक खाली हो जाता है, यू नो। फिर मैं आई थिंक यही सब मेरा ड्राइविंग फोर्स है, यू नो, कि भाई अभी खाली होगा बैंक, अभी तो करना पड़ेगा, ज्यादा मना मत करो, काम वाम कर लो, ठीक है ना। तो जो रेपिटेशन आप देख जाते हो ना कभी कभी कि ज्यादा पुलिस वाला बन गया, ये वो वाले का। जैसे मनोज जी का भी इंटरव्यू है कि शैंपेन तो पहले से पसंद है लेकिन पैसे नहीं देते। वैसे आपने अपने कौन से शौक दबा के रखे थे? नाउ विच गॉड ग्रेस आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, शौक सारे पूरे कर। भाई कोई ऐसा शौक नहीं है मेरी लाइफ जो है ना, हम लोग मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे, लोअर मिडिल क्लास के बीच वाली पब्लिक थे हम लोग हमेशा, लेकिन कभी भी कुछ कमी नहीं हुई। मैं मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकता हूँ कि जैसे नवाज ने स्ट्रगल किया है या विनीत ने स्ट्रगल किया है, मैंने कभी नहीं किया, वो जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। कभी खाने की कमी नहीं हुई, कभी घर की कमी नहीं हुई, कभी इस तरीके की कमी नहीं हुई मुझे, यू नो। मेरी स्ट्रगल मेरी अपनी खुद के साथ है, मतलब मेंटल स्ट्रगल थी वो कि ये करना है मुझे, ये कैसे होगा। उसके लिए भी आदमी काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना मिल रहा है लोगों से, न जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पता नहीं कैसे हो रहा है भाई। तो मैं बहुत सारे लोगों से ना ये करता हूँ बहस, आई थिंक क्योंकि मेरे ऊपर अमल करता तो शायद उनको नहीं समझ में आता होगा। भाई डेस्टिनी होती है आपकी, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी हसीन बातें हैं कि मैं अपनी डेस्टिनी खुद बना लूंगा,
बहुत अच्छी बात है, बनाओ, काम तो आपको करना ही पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन वो होगा कि नहीं होगा वो सब लिखा हुआ है दोस्त, वो कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। कितने बड़े बड़े लोग हैं जो कर करके थक के चले गए, नहीं हुआ ना यार। और कोई ऐसे आ जाते हैं, अभी आजकल के नए बच्चे देख लो ना, जो बाहर से भी आए हैं, आउटसाइडर भी हैं, आए फटाक से सक्सेस, यू नो। अब उसमें कुछ गलत भी है, उसमें कुछ सही भी है। मुझे तो बड़ा डर लगता है एक्चुअली कि जो जिनको बच्चों को जल्दी सक्सेस मिल जाता है ना, लाइफ एक्सपीरियंसेस खत्म हो गया आपको, एकदम फटाक से खत्म हो जाएंगे वो। थोड़ा सा डेंजरस है वो, डेंजरस है थोड़ा वो। यू नो साहिल, मैं पढ़ रहा था एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं पता नहीं था दिस साइड ऑफ यू, वी न्यू कि आप डब करते हैं, बट भाई एंटमैन पूरा आपने डब किया है, एक्चुअली पता नहीं कितने लोग को पता है, नहीं पता है ब्रो, मतलब दिस इज सो फैब यार। उसके पीछे भी एक सैड स्टोरी है, क्योंकि जब तक मैं आया तब तक सारे हीरो सेट हो चुके थे कि इसकी आवाज ये करेगा, इसकी आवाज ये करेगा। आखिर में एक बचा था एंटमैन, क्योंकि वो आया बाद में। इनफैक्ट फिल्म में भी ऐसा ही दिखाया गया है, कोई एंटमैन को स्पाइडरमैन बुला दे रहा है और वो बोलता भी है, कहता है तुम कौन हो? मुझे नहीं पहचाना, मैं एंटमैन हूँ। कैसे पहचानोगे, मैं मार्केट में नया हूँ ना। तो वही हुआ मेरे साथ। और इन लोगों का एक रूल है कि कोई अगर वॉइस एक्टर एक कैरेक्टर को डब कर रहा है मार्वल में, वो दूसरा कैरेक्टर डब नहीं करेगा। तो लोग भी खत्म हो गए। मैंने कहा अब क्या करोगे, अब तो देना ही पड़ेगा। तो वो आया एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग इट, बिकॉज उस कॉमेडी को लोकलाइज करना। कहाँ पे एंटमैन? हिंदी सारा इन्होंने डब किया हुआ है, एंटमैन यही बने हुए हैं। क्या बात कर रहे हो यार? वो अरे एंड गेम में 2 साल पहले देख के बैठा हुआ हूँ, अरे मन में दबा के बैठा हूँ। आपको पहले से पता था? हाँ, और जो लोग जानते थे कि मैं एंटमैन के लिए डब करके आया हूँ, बता दो ना, बता दो ना। मतलब नहीं बता सकता भाई, बहुत बड़ा सीक्रेट है, मैं बता दिया तो मेरी लाइफ खत्म कर देंगे ये लोग। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है कि आपने देख लिया भाई, आपने देख लिया। जो लोगों ने बाद में देख करके थिएटर में ऐसे रिएक्ट किया, आप 2 साल से देख के घूम रहे हो, वो भी बिना VFX के, आपका तो मजा खराब हो गया। तो ये है, बट ठीक है, आई लव डबिंग। मेरे को क्या उन्होंने डिड ही रिप्लाई कभी, जो एंटमैन का कैरेक्टर प्ले करे, डज ही नो कि आप कर रहे हैं? मैंने कभी कोशिश नहीं की, आई नेवर, बट मैंने सुना है बड़ा अच्छा आदमी है। आज मैं मैसेज करूंगा। एंटमैन जिसने ओरिजिनली किया, पॉल रड। पॉल रड वो एक्टर है। आपको पता होना चाहिए, आपने किया हुआ है यार। अब हर देश में अपनी अपनी, फ्रेंच में भी डब होती है, स्पेनिश में भी डब होती है, पर इंडिया आजकल बड़ा मार्केट हो गया ना उन सब के। हाँ, हिंदी में मैं करता हूँ उनके लिए, तो इट्स अ लॉट ऑफ फन। और बहुत ही उनका कॉमिक टाइमिंग, जब आप किसी एक्टर के लिए डब करते हो ना, तो उससे काफी कुछ चुरा लेते हो। अच्छा, आई हैव डब्ड फॉर सम ऑफ दीज रियली अमेजिंग एक्टर्स, उनके लिए डब करके। कौन से किए? मेनली भी किया है इसमें शायद। क्या बात। हाँ, इनके लिए मैंने डब किया था इनसाइड एज में इंग्लिश में, और फिर इनका एक शो आया था जमतारा, उसमें मैंने इंग्लिश में डब किया था इनके लिए। तो हाँ, मैंने इनको बताया भी था एक बार, तो इन्होंने मेरे को बोला था। आई थिंक जमतारा का याद है मुझे, इनसाइड एज का नहीं याद। इनसाइड एज में मेरे को आज भी याद है वो लास्ट सीन व्हेन। तो इंग्लिश में गालियां कैसे दी तुमने, चुन चुन के? वो हाँ, वही है, हमारी वाली गालियां देते हैं। हर एक का एक ऑल्टरनेटिव है बना हुआ है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने भी एक सेट किया था उस पे कि इंग्लिश से जब हिंदी डब होके आता है, थोड़ा वियर्ड हो जाता है डायलॉग डिलीवरी, वियर्ड हो जाता है। वन व्हिच यू फाइंड वेरी भाई वो पता क्यों, वो लिटरल ट्रांसलेशन वियर्ड हो जाता है, वो लिटरल नहीं कर सकते। वन फनी ऑफ योर्स एंटमैन वाला व्हिच यू रिमेंबर कि यार मतलब इंग्लिश में कुछ और था, हिंदी में कुछ और बन गया था। कई बार हमें बनाना पड़ता है। क्वांटम रेल्म के बारे में काफी बात होती है, तो उसके ऊपर काफी डिस्कशन रहा था कि क्या बोलेंगे, क्वांटम दुनिया कहेंगे या क्वांटम जगत कहेंगे। मैंने कहा क्वांटम रेल्म ही रखते हैं। अच्छा, कह रहे रेल्म किसको समझ में नहीं आएगा। मैं कहा अच्छा है, नया शब्द सीखेंगे लोग। जो उन्होंने, यार उसमें बहुत सारी फिजिक्स है, सब एटॉमिक जाने की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर लेवल पे आदमी छोटा हो जाता है। तो मैंने कहा इतना विज्ञान अगर हम हिंदी में बोल सकते हैं तो बोलेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जो बहुत फिर वियर्ड साउंड करती हैं अगर हम उसको हिंदी में, जेस्ट हिंदी में डाल दें, या फिर उसको पूरा ही लिटरली ट्रांसलेट कर दें, बिकॉज इट्स ऑल इमेजिनेशन, साइंस फिक्शन है। ऐसा तो है नहीं कि पिम पार्टिकल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, कुछ नहीं। बट मैं मतलब आई कांट नाउ रिमेंबर हाउ मेनी फिल्म्स आई हैव डब्ड फॉर। मैं कल रात को भी एक करके आया हूँ, तो इट्स मेरे को डबिंग ने लिटरली नोट छापना तो क्या, डबिंग ने मुझे लिटरली पाला है। मतलब जब मेरे पास एक्टिंग का काम नहीं होता था,
तब से डबिंग शुरू हुई थी। बीच में किसी ने, मेरे दोस्त ने कहा कि भाई अब तो फिल्में आनी शुरू हो गई, अब तक छोड़ दे डबिंग। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं छोड़ सकता। पहली दुकान बंद नहीं करनी चाहिए। बात पहली दुकान की भी नहीं है। मुझे पता है ना कि एक्टिंग आज है, कल नहीं है, पर परसों है। लेकिन तो है एक्टिंग का। लेकिन मतलब एक अपने पास एक, और सिंगर क्या करते हैं, रियाज कर लेते हैं घर में, तानपुरा चलाएंगे, लेकिन दिस इज योर शुरू हो जाते हैं। दिस इज योर नेट प्रैक्टिस भी नहीं, ये मैच है। आप रणजी खेल रहे हो, आप मतलब ओडीआई नहीं खेल रहे हो, टेस्ट नहीं खेल रहे हो, आप रणजी खेल रहे हो। ये भी मैच है, ये भी बाहर निकलेगा, ये भी लोग सुनेंगे। अभी रिसेंटली मैंने नारुतो शिपुडेन के लिए डब करना शुरू किया। आई डब फॉर मादारा उचिहा। तो आप पता नहीं, जितने, मेरे को तो पता ही नहीं था कि ये शो क्या है, पर जब मैंने, आपको भी नहीं पता, आप इंटरनेट पे डालेंगे मादारा उचिहा, लोग पागल हो गए हैं। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये फट गया एकदम। कोरियन है, जापानीज एनिमे है, और वो कैरेक्टर अपेरेंटली संसार के सबसे बड़े विलन्स में से एक है। मैंने अपनी, जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो मुझे समझ में आता था, मैंने उसके हिसाब से किया। मेरी एक बहन है, बहुत बड़ी फैन है, उसने बोला मादारा के लिए डब कर रहे हो आप। मैंने कहा क्या हो गया, आपको पता नहीं है, आप वीडियो कॉल पे आओ, मैं आपको बताऊंगी। उसने पूरी कहानी सुनाई, और फिर मैंने जब YouTube खोला तो मैं, मतलब लोग दीवाने हो रखे हैं। साहिल वैद मादारा उचिहा के लिए डब कर रहे हैं, आवाज इतनी सेट हो रही है। मैंने कहा ये तो नहीं पता था। तो कभी कभी ऐसे गिफ्ट्स भी मिल जाते हैं, यू नो, लाइक एंटमैन, लाइक मादारा उचिहा। तो दिस इज, मैं क्यों बंद करूं ये दुकान, मेरे को मजा आ रहा है, रियाज हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है, प्लस देयर आर सो मेनी अमेजिंग एक्टर्स आई स्टील फ्रॉम, आई ब्लेटेंटली स्टील फ्रॉम देम। उनकी टाइमिंग, पॉल रड की कॉमिक टाइमिंग कौन मैच करेगा। आई एम गोइंग टू डू अ वेरी चीप थिंग। जैसे अमिताभ बच्चन भी अपसेट हो जाते हैं जब उनको बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, 1000 बार डायलॉग बोलने के लिए। जाते जाते जस्ट टू एंड दिस, एनी पॉपुलर डायलॉग ऑफ एंटमैन इफ यू वांट टू से। ऑफ एंटमैन कोई भी, और वो जो मैंने बोला भी तो था, जापानीज वाला जो भी है। शारिंगान की असली ताकत सिर्फ मेरी है, मादारा उचिहा की। एंटमैन तो हाँ, मैं एवेंजर हूँ। नहीं, वो हथौड़े वाला नहीं, उसकी बॉडी थोड़ी कम है। मैं दूसरे वाला हूँ। मैं छोटा होता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाके जरूर सोनी लिव पर ये शो चेक करना, द हंट राजीव गांधी असैसिनेशन, बिकॉज इट्स ब्यूटिफुली मेड। और जैसे अगर आप 90s वाले मेरे जनरेशन के या नहीं अभी पैदा हुए ना, वी शुड नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या हुआ था, उसके पीछे क्या काम हुआ है, कैसे ये केस सॉल्व हुआ है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे हिस्ट्री का हिस्सा है। एंड इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जाके जरूर एक बार ये शो चेक करना, ऑन माई रिकमेंडेशन, हाईली रिकमेंडेड ये वाला शो। और मेरे पॉडकास्ट पे और क्या सुनना चाहते हैं आप, डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टा हैंडल @RJKaran7 या फिर रेडियो सिटी इंडिया। टिल आई मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप बिंजिंग, कीप चिलिंग, बाय बाय। रेडियो सिटी पॉडकास्ट। OTT and Chill करण के साथ।